आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 23 जून शुक्रवार, यह है पॉडकास्ट आज का दिन। मैं हूं खुशबू कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। किन ठोस चीजों पर वहां सहमति बनी, सबसे पहले आज पॉडकास्ट में इसी की बात करेंगे। बिहार में विपक्षी पार्टियों की आज एक अहम बैठक है। 15 से ज्यादा प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस समेत भाजपा के खिलाफ कोई सहमति बना सकते हैं। क्या वो 1 अगेंस्ट 1 है या कुछ और? पटना में आज माहौल क्या है, जानेंगे। और आखिर में रूस यूक्रेन युद्ध के हवाले से वैगनर ग्रुप की बात। रूस के भाड़े के सैनिक क्या अब वहां की मिलिट्री को ही आंख दिखाने लगे हैं, और इस बेचैनी की वजह क्या है? लेकिन यहाँ 60 सेकंड्स हेडलाइन सबसे पहले सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। अमेरिका में स्टेट डिनर पर बोले पीएम मोदी, कहा भारतीय समाज ने अमेरिका को अपनाया। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की पटना में आज मोर्चाबंदी, साझा प्रत्याशी खड़ा करने के उद्देश्य से होगी बैठक। इस साल कश्मीर में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं। 2009 के बाद से पाकिस्तान ने की पत्थरबाजों को 800 करोड़ से भी अधिक की फंडिंग। बालासोर हादसे के बाद रेलवे के 5 टॉप अफसरों को हटाया गया। विभाग बोला ये रूटीन ट्रांसफर। एयर इंडिया के पायलट का लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड। गर्लफ्रेंड को कॉकपिट में आने की दी थी अनुमति। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। असम के 20 जिले में बाढ़, 1.5 लाख लोग प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क में योग दिवस पर कार्यक्रम के बाद कल के दिन के इमेजेस व्हाइट हाउस से आए भी। व्हाइट हाउस अपनी पहली स्टेट विजिट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच देर रात बायलैटरल मीटिंग भी हुई। अमेरिकी संसद के जॉइंट सिटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने नई एआई की परिभाषा को गढ़ा और कहा कि एआई का अर्थ महज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, भारत और अमेरिका के संबंध में नई एआई है। In the past few years, there have been many advances in AI. There have been even more momentous development in another AI, America and India. प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावा राष्ट्रपति के स्टेट डिनर में भी शामिल हुए। पत्रकारों के साथ हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री से असहज सवाल भी पूछे गए, जिनमें एक था अमेरिकी पत्रकार का मानवाधिकार को लेकर सवाल। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र भारत के डीएनए में है और भारत में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार के मद्देनजर भी अहम था, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अब अमेरिका बन गया है। तो कुल मिलाकर कल पूरे दिन राजधानी वॉशिंगटन डीसी में क्या माहौल रहा, किन चीज़ों पर दोनों देशों में सहमति बनी, पूछा मैंने वॉशिंगटन डीसी में ही मौजूद आज तक रेडियो के कॉरेस्पॉन्डेंट रोहित शर्मा से। तो देखिए, जो माहौल था बहुत उत्साह वाला था, अमेरिका में भी, इंडिया में भी। और स्पेशली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वॉशिंगटन डीसी में आज आए, तो साउथ लॉन पे जब आए तो करीब 60,000 लोग साउथ लॉन पे मौजूद थे, जो अपने आप में एक यूनिक नंबर है। देखिए, साउथ लॉन बहुत बड़ा है, लेकिन इतने लोग वहां पे आज तक किसी भी स्टेट विजिट पे नहीं आए, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसमें देखिए, भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की है। भारत ने ऐसे जो इम्पोर्टेंट, मैं कहूंगा, अग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं, या अंडरस्टैंडिंग MOUs जो साइन किए हैं, वो ये दर्शाते हैं कि आने वाले डेकेड में, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड को लेके सहमति बनाई गई है। और ये सारी चीजें एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में तैयार होने वाली है, सो एज टू ले फॉर द फ्यूचर ऑफ नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ केवल भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी। देखिए, अमेरिका चाहता है कि वो अपनी जो इकोनॉमी है, अपनी जो उसको बढ़ाए और उसको कहीं ना कहीं चाइना से डीकपल करे। तो इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव अमेरिकन कंपनीज प्रेजेंट कर रही थी बहुत समय से, और जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे फाइनली एक मोड़ लाया है, एक नई दिशा दी है, ताकि अमेरिका के लिए भी आसानी हो जाए। ग्लोबल सप्लाई चेन में जिस तरह के डिस्ट्रप्शन हमने देखे थे, वो ना हो, एक ट्रस्टेड पार्टनर बन जाए और एक डेमोक्रेटिक पार्टनर बन जाए। और भारत के लिए जो हम सुनते आ रहे हैं, फाइटर जेट की बात है, सोलर पावर इन्वेस्टमेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, ये सारी चीजें हमारे लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये विजिट अपने आप में एक नया माइलस्टोन बन गई है विद इन यूएस और इंडो रिलेशनशिप की आज तक की जो हिस्ट्री रही है उसमें।
जी, और डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत से दावे थे इस मीटिंग से पहले कि उन पर सहमति बनेगी, खासकर जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैं उनको लेकर। क्या उस पर कोई सहमति बन पाई है या वो बात कहीं अटक गई है? देखिए, हमारे पास भारत ने कभी भी ये कमिट नहीं किया था कि जो भी खबरें आ रही थी कि उसमें हम वी आर ऑल इन, कि हमें ये सब कुछ चाहिए। जो हम ड्रोन्स की बात कर रहे थे, देखिए ड्रोन्स के बारे में बहुत टाइम से बातें हो रही थी। मैंने विवेक लाल, जनरल एटॉमिक्स के जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात की थी इस बारे में। तो उन्होंने भी कहा था कि हम रुक जाते हैं 22 तारीख तक, उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। तो उसके अलावा अगर हम उस एस्पेक्ट को छोड़ दें, तो अगर आप जेट इंजन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल है। मैं चाहूंगा कि लोग इसे समझें, क्योंकि आज तक अमेरिका ने F-14 इंजन को कहीं पे भी, उसको कहीं जी जैसी कंपनी को कहीं पे भी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जॉइंट प्रोडक्शन करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन क्योंकि भारत को अमेरिका अपने इकोसिस्टम में लाना चाहता है, इसीलिए इतना बड़ा कदम अमेरिका उठा रहा है, एक ट्रस्ट के तौर पे कि आप जो है अपने जो एजिंग फाइटर जेट्स है या जो नए तेजस फाइटर जेट्स है, उसमें आप इसको लगाएं और आप अपनी एजिंग फ्लीट को जो है फिर से एक रीबर्थ दे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इसका अनुमान अभी लोगों को नहीं है ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से ये एक स्मॉल स्टेप, एक जर्नी ऑफ 1,000 माइल बिगिंस विद वन स्टेप। ये एक छोटा सा स्टेप है डिफेंस को मैन्युफैक्चरिंग का, जो भारत और अमेरिका के लिए बहुत आगे और बहुत एक बुनियादी तरीके से इस हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा। तो रात अमेरिका का प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का था, लेकिन सुबह आज पटना में हुई है, वो भी देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं की। आज यहाँ भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की बैठक नीतीश कुमार के आवास पर होनी है। मीटिंग में नीतीश कुमार के न्योते पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन तक सभी कल ही देर शाम पटना पहुंच गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, NCP के मुखिया शरद पवार, सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी आज पटना पहुंचने वाले हैं। पटना आने के बाद सभी नेताओं की कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव के घर से दिलचस्प तस्वीरें आती रहीं। बहुत से लोग लालू यादव की सेहत का हालचाल पूछने पहुंचे। ममता बनर्जी राबड़ी आवास पहुंची और लालू यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। खैर, फोटो ओप से इतर पटना में किस तरह का माहौल है फिलहाल जानने के लिए मैंने फ़ोन मिलाया पटना में आज तक रेडियो के कॉरेस्पॉन्डेंट और सीनियर जर्नलिस्ट अमिताभ श्रीवास्तव को। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे बाद इस तरह का एक राजनीतिक जुटान समागम जो है वो पटना में हो रहा है। आप इसको कितना सिग्निफिकेंट मान रहे हैं? देखिए, अगर बिहार के संदर्भ में बात करी जाए तो डेफिनेटली 1970s में जो टोटल रिवॉल्यूशन हुआ था और कांग्रेस की सरकार को सत्ता से हटा के फेंक दिया गया था, बिल्कुल उससे बिल्कुल विपरीत तो नहीं मानेंगे इसको, इसलिए क्योंकि अभी जो है वो कांग्रेस को सत्ता में एक तरह से लाने का प्रयास हो सकता है अभी का जो जुटान है। बट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस उतना ही मैसिव है, उतना ही कॉन्टेक्चुअल है और उतना ही बड़ा ब्रेक थ्रू मैं इसको मानता हूँ। ये जो विपक्ष की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके मन में एक दूसरे के प्रति उतना प्यार भले ना हो, दे मे नॉट बी इन लव विद ईच अदर बट दे डेफिनेटली हेट बीजेपी। एक मैसिव नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और ना केवल महागठबंधन की तरफ से, बल्कि आप अगर इसका जो एक असर आपको भाजपा खेमे पे भी दिखेगा। इसी सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा, वो शनिवार को उनका एक सभा बिहार में होने वाला है झंझारपुर में, और उसके 4-5 दिन के अंदर अमित शाह भी यहाँ आने वाले हैं, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अपना एक चुनावी सभा करेंगे। तो आपको ये क्लियर लगता है कि ना केवल विपक्षियों के बीच में इस गठजोड़ को लेके बहुत ही बड़ी अपने आप में एक मुहिम चालू है और उनको ये डिस्कस करना है और अपना एक कॉमन मिनिमम सिस्टम लागू करना है जिसमें वो बीजेपी को किस तरह से हरा सकेंगे, इस पर वो विचार कर रहे हैं। और उसके फलस्वरूप इनफैक्ट कॉज एंड इफेक्ट दिखता है कि इफेक्ट ये है कि बीजेपी भी अभी जून के महीने से ही बिहार में कमर कस के तैयार है बिहार के 40 सीटों के लिए।
जी, और कल हमने एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखा आम आदमी पार्टी की ओर से कि कांग्रेस अध्यादेश पर अपना स्टैंड क्लियर करे वरना हम नहीं आएंगे। इस तरह की चीज़ों से एक बेचैनी भी है क्या? देखिए पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई तो व्हाट इज द लार्जर पॉइंट। ये जो थोड़ा सा पुश पुल कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्पिटिशंस ये सब बिल्कुल चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी का अपना एजेंडा है, कांग्रेस बिल्कुल अपने एजेंडे पे चल रही है और उसके साथ ही ममता बनर्जी हैं और जो भी तमाम बड़े लीडर्स हैं उनको अपनी पार्टी का और अपना हित डेफिनेटली देखना है। बट इशू ये है इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चीज क्या है कि हु इज द बिगर एनिमी। आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस से बड़ी एनिमी उनको भारतीय जनता पार्टी दिखती है और कांग्रेस में भी जिस तरह बीजेपी के तमाम एफर्ट्स के कारण कांग्रेस को अपने ईगो चैम्बर से बाहर आना पड़ा है और उनको इन विपक्षी पार्टियों के साथ बैठ के डिस्कशन करना पड़ा है। आज आप सोचिए 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा था, उस समय अगर कोई ये बात कहता कि कोई एक ऐसी मीटिंग होगी जिसमें इलेक्टरल स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी और उस डिस्कशन में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और ममता बनर्जी साथ में बैठेंगे तो इसको हम विशफुल थिंकिंग मानते। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। ये नीतीश कुमार की डेफिनेटली एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है। उन्होंने इन सभी विपक्षी पार्टियों को जिनका कंट्रास्टिंग पुल्स है, प्रेशर्स है, अपने हित है, उन सबको एक मंच पर लाया है। तो ये अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है। और एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो सकता है और बातचीत का जो मुख्य एजेंडा है ये हो सकता है कि भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा किया जाए, यानी 1 अगेंस्ट 1। तो आपकी क्या जानकारी है, क्या वाकई ये ठोस एजेंडा होगा इस बैठक का? ये जो 1 अगेंस्ट 1 का जो बात है ना, ये आज वाली बैठक का कोर एजेंडा है। वो डेफिनेटली इस पर बात करेंगे। इस विषय में वो कितना बाहर उस बात को रिवील करते हैं ये बिल्कुल अलग बात है। आज जो मीटिंग्स के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा। उसमें ये नेतागण वही बात साझा करेंगे जो उनको उचित लगता है या जो जरूरी लगता है। लेकिन कई ऐसे, मैं थोड़ा सा आपको 2 दिन पीछे ले जाऊं, 4 दिन पीछे, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन राम मांझी, जब उस समय वो ग्रैंड अलायंस के अंग ही थे, तो उन्होंने कहा था जीतन राम मांझी को इसलिए उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया क्योंकि उनको शक है कि जो भी डिस्कशन होगा, जो भी स्ट्रैटेजी की बात होगी, वो सारी भाजपा को बता देंगे। नाउ इससे 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तो अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो ओरिजिनल डिस्कशन होने वाला है, सीट ऑन सीट डिस्कशन होने वाला है, किसको कितना इलेक्शन में कितनी सीटें मिलेंगी वो सारा कुछ होगा, प्लस किस पार्टी को कितना सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है ये भी डिस्कशन होगा। तो एक तो क्लियर है कि सीट ऑन सीट बेसिस पर बिल्कुल डिस्कशन होगा। और जो मुझे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन नीतीश कुमार कहते हैं आइडियली तो वो सभी सीटों पर ऐसा चाहते हैं, बट मिनिमम उनको 450 सीटों पर ऐसा कंसेंसस की आवश्यकता है। तभी उनको लगता है कि ये 38% जो बीजेपी को मिला और 62% जो एंटी बीजेपी वोट्स है उसको 1-on-1 के संदर्भ में ही उससे बेनिफिट उठाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ श्रीवास्तव। और आखिर में बात अब रूस यूक्रेन युद्ध की। कल देर रात कुछ अहम घटनाक्रम इस सिलसिले में वहां घट रहे थे। रूस ने दावा किया कि एक विस्फोट से क्रीमिया और यूक्रेन को जोड़ने वाले एक पुल को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद ऐसा माना गया कि यूक्रेन का जो जवाबी पलटवार है ये उसके कुछ शुरुआती नमूनों में से एक है। वहीं वैगनर ग्रुप, जिसे बहुत से लोगों ने रूस के भाड़े के सैनिक के तौर पर देखा, जिन्होंने बखमुत जैसे इलाकों को जीतने में रूसी सेना की मदद की, उनके मुखिया का कल एक बयान बहुत से लोगों को चौंका गया। वैगनर ग्रुप के चीफ ने कहा कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर और कमांडर जनरल्स इस युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि युद्ध से जिस स्तर का नुकसान हुआ है उसको ये लोग रूसी जनता से छुपा रहे हैं। सवाल है कि क्या ये किसी तरह की बगावत है वैगनर ग्रुप की? उन्होंने अपनी ही दूसरी के टीम के खिलाफ ऐसा क्यों कहना पड़ा? वैगनर ग्रुप को किस तरह बनाया गया और क्यों अब वो रूसी मिलिट्री को ही आंखें दिखाने लगे हैं? पूछा मैंने जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, पहले से ही अगर आप वैगनर ग्रुप के स्टेटमेंट्स को देखें, उनके एक्शंस को देखें, तो ये अपने आप को पुतिन के अधीन, लेकिन पुतिन के अधीन जितने भी सैनिक हैं या जो जनरल्स हैं उनके ऊपर अपने आप को मानते हैं। और ये इनका मानना है कि इन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण जीत
दिलाई है रूसी सेना को, खासकर बाखमुत में, सोलेदार में। तो ये एक अपने आप को एक डिसिप्लिन के अबव मानते हैं। और वैगनर ग्रुप, सबको पता है कि वैगनर ग्रुप कोई एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है, बल्कि एक रैग टैग ग्रुप है जिसके आर्मी बनाई गई है, जिसकी सेना बनाई गई, प्राइवेट आर्मी, जिसमें रूसी बंदी हैं जिनको रिहा करके लाया गया और उनकी सैलरी बहुत ज्यादा करके दी गई और उनको इंश्योरेंस इस तरह से दिया गया कि अगर वो मारे जाएंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेंगे। तो ये एक तरह से ऐसी संस्था है या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिनका हम कहते हैं, वो है जो अपने आप को किसी के अधीन नहीं मानती है और वे सिर्फ आदेश राष्ट्रपति पुतिन से ही लेना चाहते हैं। और वैगनर ही ऐसे नहीं है, जैसे अगर आप चेचनिया में देखें तो रमजान कादिरोव भी जो हैं, वो भी कुछ इसी तरह की एक सेना चलाते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते हैं सिवाय पुतिन के। और तानाशाही में ऐसी व्यवस्था हम अक्सर देखने को मिलती है कि जो लोग अपना डायरेक्ट पावर उस शक्ति केंद्र से ड्रॉ करते हैं, न कि इंस्टीट्यूशन से। तो उसमें वैगनर जो है या वैगनर आर्मी जो है, उसमें काफी लीड ले चुकी है और इसका वापस जाना अब संभव नहीं है। हालांकि शर्गेई शोइगु या वलेरी जेरासिमोव जो वहां के सेना कमांडर है, उन सब की ये बात नहीं मानते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह इनका एक कोऑर्डिनेशन है सरकार से और राष्ट्रपति पुतिन के आदेशों को पालन करने का, क्योंकि वो अल्टीमेट अथॉरिटी है रूस में, हम सब जानते हैं। अमिताभ जी, आप इसमें किसी तरह की कोई हताशा भी देखते हैं क्या, जहां गोल्स अचीव ना कर पाने का दबाव ऐसे बयान दिलवा रहा है? देखिए, हताशा ये है कि इनको जो भी विक्ट्री मिल रही है उसका क्रेडिट इनको नहीं जा रहा है। उनको सिर्फ एक भाड़े का सैनिक या मर्सिनरी की तरह ही दुनिया देख रही है। हताशा ये भी है कि इनको जो भी इनकी जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनको सही तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। हताशा ये भी है कि उनको जितनी आपूर्ति मिलनी चाहिए, सैन्य आपूर्ति या रसद या जो भी सैन्य साज सामान है, वो सही पे और पूरा नहीं या इनके डिमांड के तहत पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के ये हताशा अपने आप के ऊपर दिखा रहे हैं और किसी न किसी तरह ये रूसी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने ये युद्ध जीता है। और खासकर जो लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे मैंने पहले कहा बाखमुत और सोलेदार, उनको इन्होंने जीत दिलाई है। तो ये हताशा नहीं है, ये एक तरह का अपने आप का इम्पोर्टेंस को, अपनी शक्ति को जरूरत से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत बन गई है। और जिस तरह से रूसी सरकार ऑपरेट करती है, किसी दिन हम पाएंगे कि इनकी जो वाचाल या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको किसी दिन शांत करा दिया जाएगा। और वो पुतिन पहले भी कई लोगों के साथ ऐसे करवा चुके हैं या सरकार ऐसे कर चुकी है रूस में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमिताभ सिंह। और अब वक्त है हमारे आज के अखबार सेगमेंट का। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। तो बात कुल मिलाकर ये है कि आज जितनी भी हिंदी अखबारें हैं उन सभी में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की खबर मिल जाएगी, वो भी पहले पन्ने पर। लेकिन अपन आज ना हिंदी अखबारों से नहीं, अपन देखते हैं कि वेस्ट साइड के जो अखबार हैं, खास करके जो अमेरिका के जो वेबसाइट्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को किस तरह से प्रकाशित किया जा रहा है, किस तरह से लिया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत आज CNN से करते हैं। CNN लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और उन्होंने अपने स्टेट विजिट को, अमेरिकी विजिट को एलैबोरेट किया। अब ये जो कंफर्ट जोन है, इससे इसका क्या तात्पर्य है, ये अगर आपको जानना है तो वो आपको मिलेगा NBC न्यूज में। NBC न्यूज में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते हैं, उन्होंने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माइनॉरिटीज के सवाल पर अपने जवाब दिए और ये भी कहा कि US और इंडिया का जो टाइज है वो इस सेंचुरी का डिफाइनिंग पार्टनरशिप है। एसोसिएटेड प्रेस की खबर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल किया गया कि आप डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं और वहां माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप ऐसा कह रही हैं कि भारत को डेमोक्रेसी कहा जाता है। भारत को डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, भारत डेमोक्रेसी है। और जहां पर डेमोक्रेसी होता है वहां पर डिफरेंसेस नहीं होते, वहां पर अत्याचार का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान पे सवाल खड़े करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल है जिसे लिखा है माया जैनसॉफ ने, नरेंद्र मोदी इज नॉट
who America thinks he is। इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत में अत्याचार नहीं हो रहा है माइनॉरिटीज पे, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें, फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें, उन सब में जो भारत की रैंकिंग है वो घटी है और घट के काफ़ी नीचे आ गई है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं वो उठा रहे हैं सवाल, ये सब गलत नहीं है, ये सब सही है और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए उसको समझाया है। अगर हम टाइम्स में आएंगे, टाइम्स में बताया गया है कि बाइडेन ने कहा है कि इंडिया और यूएस का जो बॉन्ड है वो काफ़ी टाइट है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूमन राइट कंसर्न्स को बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये तो अमेरिकी न्यूज़ पोर्टल्स की बात हो गई, लेकिन चीन इसे कैसे देख रहा है? तो ग्लोबल टाइम्स की खबर है, इंडिया यूएस से हायर प्राइस, कुछ हाई डिमांड्स कर सकता है क्योंकि यूएस को मोदी का सपोर्ट चाहिए उस विजिट के दौरान। तो इस पे एक पूरा आर्टिकल है और ये आर्टिकल हालांकि पहले लिखी गई है जब सब कुछ डील वगैरह जो हैं साइन हुए हैं, लेकिन कौन कौन से डील साइन हुए हैं जिसको लेकर ग्लोबल टाइम्स में नहीं लिखा है, तो उसके लिए अपन जरा हिंदुस्तान हिंदी अखबार में आते हैं। 4 सेक्टर का रेफरेंस हिंदुस्तान हिंदी अखबार ने दिया है। पहला कारोबार, दूसरा कौशल विकास, तीसरा अंतरिक्ष मिशन और चौथा रोजगार सुगमता। इसको और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन अगर आपको सुनना है तो वो आप आज का दिन में सुन सकते हैं। भारत में जब रात के 2 बज रहे थे तब अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का बयान आया और ये आया कि पूरा भारत एक है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखा है कि एक भारत और यूएस की जो टाइज है उसकी एक नई सुबह है। ठीक इसी तर्ज पे द एशियन एज की भी खबर है कि एक नया चैप्टर भारत और यूएस की साझेदारी का। द डेली गार्जियन भी यही लिख रहा है कि एक नया एरा उदय हुआ है यूएस इंडिया टाइज का। तो इसी तरह की जो खबरें हैं बाकी हिंदी अखबारों में भी है। जैसे नवभारत टाइम्स में हालांकि ये बात जरूर है कि यूएस में पीएम मोदी बोले, हम लोकतंत्र को जीते हैं, पक्षपात का सवाल ही नहीं। और इस पूरे दौरे का जो हासिल था, सबसे बड़ा हासिल था, वो था जेट इंजन भारत में बनेंगे, इसकी डील पक्की हो गई है। यूएस की कंपनी जो जीई एरोस्पेस है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर प्लेन के F414 इंजन बनाने का समझौता हुआ है। द पायनियर अखबार पर खबर है कि स्विस बैंकों में रखी भारतीयों की जो संपत्ति है वो 11% घट गई है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने कल ये जानकारी दी है और आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में स्विस बैंकों में रखा जो भारतीय ग्राहकों का कुल राशि है वो 11% घटकर 3.42 अरब फ्रैंक रह गया है। इसके एक साल पहले 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों ने 3.83 अरब स्विस फ्रैंक की राशि जो है वो रखी थी, जो 14 सालों का उच्च स्तर था। जी, अब बाकी खबरों पे आए तो एक तस्वीर है द टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो तस्वीर आपको दिखाई देती है। ममता बनर्जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पैर छूते हुए दिखाई देती हैं और ये कहती हैं कि हम सब साथ लड़ेंगे। तो जितने भी अपोजिशन लीडर हैं वो सब पटना पहुंच चुके हैं क्योंकि आज विपक्ष एकता को लेकर बैठक होने वाली है कि कैसे 2024 लोकसभा चुनाव में रणनीति तैयार की जाए, कैसे बीजेपी को पछाड़ा जाए, और इसी पर आज जो है पूरी जमघट लगी है। लेकिन एक जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी पे उठ रहा है क्योंकि उसका कहना है कि अगर कांग्रेस सबसे पहले जो केंद्र का अध्यादेश आया अफसरों के तबादले को लेकर, उसको अगर पहले नहीं रखती है, उस मीटिंग में उसकी पहली चर्चा नहीं करती है, तो वो उस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो ये आम आदमी पार्टी की एक शर्त है, देखते हैं क्या होता है इसको लेकर। इसके अलावा मिक्रॉन कंपनी का जो प्लांट है, मिक्रॉन एक कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं, वो गुजरात में $2.7 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो करने वाला है। और तिहाड़ में कैदियों के बीच कल हाथापाई हो गई। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अखबार इसको खूनी संघर्ष लिख रहा है, 20 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो भारत की जो विकास दर है वो 6.3% संभव है और ये फिच रेटिंग्स है, इसने जो फाइनेंशियल ईयर है, मौजूदा करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, पहले इससे कम था। और खुशबू अगर विदेशी खबरों पे आए तो जो टाइटन पनडुब्बी थी उसको लेकर खबर है कि वो पनडुब्बी जो टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए लोगों को ले जाती थी, उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है क्योंकि उसका संपर्क टूट गया। और यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा है कि संभव है कि टाइटन में विस्फोट हुआ हो, मलबा जो है उसका टाइटैनिक के पास गिरा है। तो ढूंढ लिया गया है लेकिन अब कोई फायदा है नहीं क्योंकि कोई अब बचा नहीं है।
इसके अलावा डॉन वेबसाइट की खबर ये है खुशबू की पाकिस्तान में भी ये ऐलान किया गया, आदेश निकाला गया था कि स्कूलों में, कॉलेजेस में होली बैन कर दिया जाएगा क्योंकि ये इस्लामिक रूल के खिलाफ है, इस्लामिक ऑर्डर के खिलाफ है। लेकिन अब प्रदर्शन हुए हैं तो ये जो फैसला है ये उन्होंने वापस ले लिया है। और अब चलते चलते 23 जून का इतिहास भी जान लेते हैं। तो आज ही के दिन 1985 को टोरंटो से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बब्बर खालसा के आतंकियों ने बम रखा। इस हमले में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई। 1980 में आज ही के दिन विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई थी। 1964 में आज ही के दिन मशहूर अमेरिकी लेखक डेन ब्राउन का जन्म हुआ था। तो इसी जानकारी के साथ आज के दिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगले हफ्ते सोमवार को होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया था शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।